तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। सबसे पहले गाइस हम लोग अपनी बातों को शुरू करेंगे समर स्लैम के टिकट सेल्स को देखते हुए। तो समर स्लैम जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का अगला मेजर पीएलई होने वाला यूएसए से 3 अगस्त इसकी डेट है भाई। इसके लिए क्या है टिकट्स के हालात वो देख लेते हैं। रसल टिक्स की अपडेट है, कहा जा रहा है अवेलेबल जो टिकट्स है वो करेंटली 6844 है, यानी कि जो करंट सेटअप कैपेसिटी है टोटल टिकट्स जो डब्ल्यूडब्ल्यूई बेच रही है वो है 52,679, यानी कि इसका मतलब है कि टोटल डिस्ट्रीब्यूटेड टिकट्स है करेंटली 45,835, यानी कि लगभग आप लोग कह सकते हो कि 46,000 टिकट्स डब्ल्यूडब्ल्यूई ने यानी 46K टिकट्स बेच डालें। हालांकि स्टेडियम की कैपेसिटी अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 70,000 के आसपास है, लेकिन ये लोग टिकट्स ही काफ़ी कम बेच रहे हैं, 55-50 के आसपास। तो ऐसे में भाई नंबर्स तो काफ़ी कम है अगर आप देखोगे तो, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको बढ़ा सकती है। नंबर कम है स्टेडियम की कैपेसिटी से अगर देखें तो, स्टेडियम की कैपेसिटी ज़्यादा है उस हिसाब से डब्ल्यूडब्ल्यूई बेच कम रही है टिकट्स, लेकिन फिर भी 50-55 हज़ार कम नहीं होते हैं। हो सकता है बाद में और टिकट्स और सीट्स ओपन करे, वो भी एक पॉसिबिलिटी है, कई बार हमने देखा है होते हुए। तो अभी के हिसाब से भाई ये है टिकट्स के कुछ हालात, एंड आई थिंक इसकी डिमांड और ज़्यादा होनी चाहिए एंड समय के साथ होगी भी, बिकॉज ये रेसलमेनिया के बाद का पहला पीएलई होगा जो यूएसए से होने वाला है। तो इसके लिए भाई यूएस वालों को थोड़ा ज़्यादा इसके ऊपर फोकस करना चाहिए, इसको प्रायोरिटी समझना चाहिए, बिकॉज अगर नहीं समझते हैं तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही है उनकी तरफ से। बिकॉज एक तो इंटरनेशनल क्राउड बहुत वाइल्ड है, बहुत ही ज़्यादा लाउड है, एंड ऊपर से टिकट्स का भी मामला वहाँ पे बहुत सेट है। तो अभी के हिसाब से भाई समर स्लैम को लेके ये डिसेंट टिकट सेल्स हैं अभी के हिसाब से। लेट्स सी आगे टिकट्स कैसे मूव करते हैं कैसे नहीं। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि पॉल हेमन को लेके। पॉल हेमन को लेके एक बड़ी अपडेट है, एंड यहाँ पे डायमंड प्रिस्ट एंड ब्रॉन ब्रेकर दोनों को इंक्लूड करूंगा मैं। हालांकि ये दो अलग अपडेट्स है लेकिन दोनों को सेम में भी काउंट कर सकते हैं। तो रिंगसाइड न्यूज़ के स्टीव कैरियर की तरफ से अपडेट निकल के सामने आई है कि जो पॉल हेमन है वो डायमंड प्रिस्ट के साथ उनकी स्टोरी के अंदर उनके कैरेक्टर के साथ इन्वॉल्व है बैक स्टेज। साथ में सेम चीज़ ब्रॉन ब्रेकर के साथ भी, यानी ब्रॉन ब्रेकर के साथ भी पॉल हेमन सेम अमाउंट में ही इन्वॉल्व है जितना कि वो डायमंड प्रिस्ट के साथ इन्वॉल्व है। अभी इन्वॉल्वमेंट कैसी हो सकती है, तो भाई देखो ये इन्वॉल्वमेंट ऑन टीवी तो आपको देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन बैक स्टेज सिर्फ ऐसा नहीं है कि पॉल हेमन रोमन रेंस ब्लड लाइन को ही मैनेज करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ों में पॉल हेमन का इनपुट है। पहले भी होता था, अभी भी है, आगे भी होगा। तो उन्हीं सारे इनपुट्स में से कुछ इनपुट्स भाई वो डायमंड प्रिस्ट को भी देते हैं, कुछ ब्रॉन ब्रेकर को भी देते हैं, एंड मे बी आगे आने वाले टाइम में ब्रॉन ब्रेकर को मैनेज करते हुए भी दिखेंगे जब ये ब्लड लाइन की स्टोरी खत्म हो जाएगी, ब्रॉन ब्रेकर और ज़्यादा स्टैब्लिश हो जाएंगे, पॉल हेमन के पास कुछ करने को नहीं रहेगा, तो देन शायद वो ब्रॉन ब्रेकर को भी मैनेज करें, एंड शायद ब्रॉन ब्रेकर आखिरी डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार होंगे जिनको पॉल हेमन मैनेज करेंगे, क्योंकि इसके बाद पॉल हेमन को भी रिटायरमेंट लेनी है भाई टेलीविजन पे से। तो अभी के हिसाब से डायमंड प्रिस्ट को भी इनपुट्स मिल रहे हैं पॉल हेमन की तरफ से, ब्रॉन ब्रेकर को भी मिल रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज डायमंड प्रिस्ट को लोगों ने पसंद करना चालू करा है एक्चुअली में, एंड रिसेंट में उनको रिएक्शंस भी अच्छे मिल रहे हैं। साथ में ब्रॉन ब्रेकर का देखना होगा जब डब्ल्यूडब्ल्यूई उनको एक फुल फ्लेश्ड फ्यूड में डालेगी तो कुछ पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं। अभी के हिसाब से भाई पॉल हेमन का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो दोनों के लिए सेम है, दोनों के ऊपर पॉल हेमन की नज़रें बरकरार हैं। अभी के हिसाब से ये पॉजिटिव साइन है दोनों ही टैलेंट्स के लिए, ब्रॉन ब्रेकर के लिए स्पेशली बिकॉज वो एक ज़्यादा यंगर टैलेंट है, एंड उनके पास डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर टाइम और ज़्यादा बचा हुआ है, वो एक फ्यूचर मेगा स्टार है अभी के हिसाब से देख के लगता है। बाकी अगर नहीं भी है तो पॉल हेमन के इन्फ्लुएंस में तब तो भाई पक्का ही हो जाएंगे, एंड अगर टेलीविजन पे मैनेज करने आ गए पॉल हेमन तब तो भाई मालूम है आपको, मुझे बताने की नीड ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि ड्रू मैकिंटायर को लेकर। तो आपको मालूम होगा अभी से कुछ टाइम पहले जब मैकिंटायर ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ नई डील साइन नहीं करी थी तो बहुत सारी स्पेकुलेशन थी कि शायद वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ जो है भाई अपना वक्त खत्म कर देंगे एंड कंपनी छोड़ के चले जाएंगे, ऐसा बहुत कुछ चल रहा था। हालांकि मैंने आपको हमेशा बताया कि ये इम्पॉसिबल है, इसके चांसेस नहीं है, बिकॉज जैसे इनको बुकिंग मिल रही है, जिस तरीके से चीज़ें इनके लिए स्मूथ जा रही, इतना बेटर कैरेक्टर मिला, सब कुछ सही हो रहा है, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई इनको क्यों ही जाने देगी। लेकिन एईडब्ल्यू फैंस चाह रहे थे कि ड्रू मैकिंटायर ड्रू गैलोवे बन के आ जाए एईडब्ल्यू के अंदर, और भी लोगों के भाई अलग अलग सपने थे। हालांकि वो चीज़ उस टाइम पे भी इम्पॉसिबल थी, लेकिन मैकिंटायर ने इसके ऊपर बात करा है, एंड मैकिंटायर कहते हैं, देख लो आप लोग, ड्यूरिंग एन इंटरव्यू विद पीडब्ल्यू इनसाइडर एलीट ड्रू मैकिंटायर कंफर्म दैट ड्यूरिंग हिज कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशंस इट वाज नेवर अ कंसिडरेशन टू रेसल एनीवेयर आउटसाइड ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यूई। तो मैकिंटायर ने खुद उन क्वेश्चंस का आंसर दे दिया। कहते हैं मैकिंटायर कि मैंने एक पल के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन के टाइम कंसिडर भी नहीं करा कि मैं कहीं और जाके रेसल करूंगा डब्ल्यूडब्ल्यूई के अलावा। यानी कि ये भी काफ़ी श्योर थे कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ इनको एक नई डील मिलेगी, भले ही नेगोशिएट करने में टाइम लगा हो, बैक एंड फोर्थ हुआ हो, बहुत कुछ हुआ हो बिहाइंड द सीन्स, क्या पता भाई, हमें तो नहीं पता, लेकिन ये कहीं ना कहीं इनको पता था कि कहीं और जाके रेसल नहीं करेंगे, एंड ये आगे भी चीज़ होने वाली है, बिकॉज ड्रू मैकिंटायर अब यहाँ से एक लाइफर हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए। लाइफर मतलब अब उनको कहीं और नहीं जाना पड़ेगा कम्पीट करने के लिए, अब वो रेस्ट अश्योर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर अपना करियर एंड कर सकते हैं जब चाहे तब, यानी कि रिटायरमेंट अब वो डब्ल्यूडब्ल्यूई से ही लेंगे। तो अब वो रिलीज वाला फैक्टर, वो डर का माहौल कभी भी नहीं बन सकता है मैकिंटायर के लिए,
ही इज़ ऑल सेफ। तो अभी के हिसाब से मैकेंटायर ने खुद ये चीज़ कंफर्म करके बताई कि कभी भी उन्होंने नेगोशिएशंस के दौरान ये सोचा ही नहीं कि भाई मुझे डब्ल्यूडब्ल्यू छोड़ के कहीं और जाना पड़ेगा, या फिर ना ही मैं कभी सोचूंगा। ये मैकेंटायर ने क्लियर कर दिया है। तो एक डब्ल्यूडब्ल्यू लाइफर आप लोग कह सकते हो मैकेंटायर को, सेम एज स्टाइल्स की तरह ही। अभी के हिसाब से मैकेंटायर की स्टेटमेंट निकल के सामने आई है पीडब्ल्यू इनसाइडर एलीट के साथ बात करते हुए। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि रैंडी ऑर्टन को लेकर। जैसे कि आपको मालूम है भाई कि रैंडी ऑर्टन की बैक इंजरी कितनी प्रॉब्लमेटिक थी। वो तो अच्छी बात है कि रैंडी ऑर्टन वापस आ गया, नहीं तो एक टाइम पे इतना डर लग रहा था कि ऑर्टन वापस ही नहीं आएंगे। अभी रैंडी ऑर्टन ने इस चीज़ के ऊपर और कमेंट करा एंड बताते हैं रैंडी ऑर्टन, आई हैड टॉप न्यूरोलॉजिस्ट्स टेलिंग मी दैट यू नो व्हाट, यू हैड अ ग्रेट करियर, यू हैव अ लाइफ आफ्टर रेसलिंग एंड यू वांट टू बी कंफर्टेबल, यू डोंट वांट टू बी इन पेन द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, वी आर गोना फिक्स योर बैक बट यू आर गोना हैव टू स्टॉप रेसलिंग। तो यहाँ पे कहा, रैंडी ऑर्टन ने खुद से बताया कि जो टॉप न्यूरोलॉजिस्ट थे उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारा डब्ल्यूडब्ल्यू करियर बहुत अच्छा था, एक अच्छा रेसलिंग करियर था, लेकिन रेसलिंग के बाहर भी तुम्हारी एक लाइफ है, उसके बाद भी तुम्हारी एक लाइफ है एंड तुम्हें अपनी ज़िंदगी भर कंफर्टेबल रहना है ना। ऐसा तो नहीं है कि अब ज़िंदगी भर तुम दर्द में रहना चाहोगे, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो हम तुम्हारे बैक को ठीक तो कर देंगे, फिक्स कर देंगे तुम्हारी प्रॉब्लम, बट तुम्हें उसके लिए रेसलिंग छोड़नी पड़ेगी। लेकिन रैंडी ऑर्टन अभी भी इस चीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो क्या ये एक कंसर्न है? यस, कंसर्न तो है। अगर दिक्कत आ गई वैसे फिर से तो प्रॉब्लम बहुत हो जाएगी रैंडी ऑर्टन को, बट लेट्स होप, फिंगर्स क्रॉस रखो भाई कि रैंडी ऑर्टन उस कंडीशन में वापस ना आए। एंड यही शायद वजह है भाई कि रैंडी ऑर्टन ज़्यादा ब्रूटल होते हुए भी आपको आने वाले टाइम में नहीं देखने को मिलेंगे। एंड आई रियली होप कि ऐसा ना हो। अगर रैंडी ऑर्टन रेसल कर भी रहे हैं, उन्होंने रिसेंटली कहा था कि 6-7 साल वो और कर सकते हैं, तो देन भाई वो हार्मलेस करें, आराम से करें, ज़्यादा रिस्क वगैरह ना लें। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी है। एंड ये है भाई जिला फाटू को लेके। जिला फाटू ने रोमन रेंस की भयंकर वाली बेइज्जती करी है। रोमन रेंस के बारे में एंड फैमिली ट्री के बारे में बात करते हुए जिला फाटू कहते हैं, रोमन रेंस को रेफर करते हुए, he's like one of those kids in the school where like the crazy one where they stand on top of the table screaming, yeah, he's one of those, you know, here we are just looking at him like okay wait till it's our time, you know, बट वी ऑल ट्राई टू बी द वन बट मी पर्सनली आई फील लाइक आई एम द मेन वन। तो कहते हैं जिला फाटू भाई, देखो इनके इंटरव्यू से मुझे पता चला ना कि ये काफ़ी एटीट्यूड में रहने वाले हैं। एटीट्यूड इन गिमिक की मैं बात कर रहा हूँ। तो कहते हैं रोमन के बारे में कि यार मालूम है कैसा है, वो उन बच्चों की तरह जो स्कूल में नहीं होते, कुछ ज़्यादा स्टबन टाइप के, बेंच पे खड़े होकर चिल्लाते हैं, लाइक उन्हें लगता है कि वही मेन कैरेक्टर है। तो वो उसी टाइप का है, उसे लगता है कि वो टॉप ऑफ द टेबल है, हेड ऑफ द टेबल है, जो भी कह लो। उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं, कहते हैं कि ठीक है हम लोग भी देख रहे हैं, लेकिन जब हमारा टाइम आएगा तो हम भी निश्चिंत है कि ठीक है हमारा टाइम आएगा, तुम्हें पता चल जाएगा कौन है हेड ऑफ द टेबल, कौन ट्राइबल चीफ। सब अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, बट मी पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि मैं हूँ मेन कैरेक्टर, यानी मैं हूँ द मेन वन। तो इन्होंने खुद को द मेन वन करके रेफर करा है। रोमन की बेइज्जती करते हैं, कहते हैं कि कुछ नहीं, एक जिद्दी बच्चा है, जैसे स्कूल में होते हैं बेंच पर खड़े होकर चिल्ला चिल्ली करते हैं, उसी टाइप का, और कुछ नहीं है। तो ये काफ़ी भाई बोल्ड वर्ड्स हैं जिला फाटू के। इन्होंने रॉक के ऊपर भी काफ़ी कुछ कहा है, वो पिछली वीडियो मैंने आपको बताया, वो आप जाकर देख सकते हो, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिलहाल भाई इसके बारे में आप क्या सोचते हो कमेंट करके बताना। एंड आई होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो कर सकते हैं आप लोग। मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।